हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। उसका नाम है पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड। सो बेसिकली पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं, कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली रिसाइकिल बिजनेस में है, जिसके अंदर ये जो कॉपर और लीड और प्लास्टिक इन सब का रिसाइकिलिंग करती है। तो बेसिकली कैसा होता है कि देर आर एनवायरनमेंट नॉर्म कि आप ऐसे ही पुरानी बैटरी को या जो कॉपर आइटम्स हैं या इनको ऐसे ही डम नहीं कर सकते। स्पेशली इंडिया में इट इज़ कमिंग अप, बट ग्लोबली फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप वगैरह में इट इज़ ऑलरेडी फॉर्म नाउ। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि उन दोस्त कंट्री से, यूरोप और बाकी कंट्री से ये सारा मटेरियल लाते हैं, उसको यहाँ पे रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करके उससे कॉपर, लीड, लेड एज वेल एज द प्लास्टिक आइटम बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो ये इनका प्योर बिजनेस मॉडल है जिसमें रिसाइकलिंग का काम करते हैं एंड दे आर डूइंग गुड बिजनेस। तो इनका मेजर जो बिजनेस वर्टिकल अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा वर्टिकल है लेड, जिसमें वो लेड अलॉय और वो सब बनाते हैं, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे बेचते हैं। सेकेंड मेजर प्रोडक्ट है कॉपर। Now considering the commodity cycle and everything, you will think that copper and lead के अंदर काफ़ी अच्छा प्राइसिंग आ रहा होगा और इस वजह से कंपनी might have done well. So while लीड में और लेड, लीड वॉट एवर वी कॉल इट, उसमें इतना प्राइसिंग का चेंज नहीं आया था। कॉपर में ओबियसली देर वॉज अ वर्टिकल राइज, बट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव से अगर हम पैट की बात करें तो कॉपर प्राइस इंक्रीज की वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज कंपनी ने टोटल कॉपर को जो है उसको हेज करवा रखा था। तो एक तरफ प्राइस का वैल्यू ज़्यादा आ रहा था, तो दूसरी तरफ जो हेजिंग की वजह से उन्हें लॉस आ रहा था तो वो नॉक ऑफ हो गए। तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का कोई रीज़न कॉपर प्राइस बढ़ने की वजह से नहीं है। सो वहाँ पे मतलब ये क्लियर करना ज़रूरी है कि क्या ये एक साइक्लिक चीज़ है या वन टाइम चीज़ है जहाँ पे केवल द कॉपर की प्राइस बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो वो रीज़न नहीं है। ना ओवरऑल अगर कंपनी के परफॉर्मेंस पर आए इस क्वार्टर में, तो क्वार्टर के अंदर उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है 32% से, उनका एबिटा इंक्रीज़ हुआ है 94% से और पैट इंक्रीज़ हुआ है 128। सो क्लियर कट दो चीज़ें हुई है। एक तो रेवेन्यू ओबियसली द वॉल्यूम इंक्रीज जो 32% का हुआ है वो हुआ है। दूसरा ऑन टॉप ऑफ इट उनके एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। सो वो बेसिकली देर इज़ सोर्सिंग चेंज हुआ है, कुछ ज़्यादा सोर्सिंग जो एक्सपोर्ट मार्केट से इन्होंने सोर्सिंग बढ़ाया है, कुछ उनका कॉस्ट लिवरेज आया ना उस वजह से। तो ओवरऑल उनका एबिटा मार्जिन जो लास्ट ईयर सेम टाइम पे 5 to 6% रहता था वो अभी 7% हो गया है। और फ्यूचर गाइडेंस परस्पेक्टिव ऑल्सो दे आर सेइंग दैट एबिटा मार्जिन विल बी इन द रेंज ऑफ 7%। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एबिटा की जो ग्रोथ हुई है वर्सेस रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 32%, एबिटा 94%, that's purely on account of the sustainable increase. That's what I'm trying to say. And second piece is around the PAT growth, which is again 128%. उसमें उनको interest and depreciation का leverage मिला है. So that's where overall good set of number. And ये मतलब last quarter में they have grown around 15-20%. उससे पहले there was and they are growing quarter on quarter, but this quarter seems to be abnormally good. So from that perspective, they are trading at a PE of around I think 32-33, and on that if they are going 30, so PAG ratio comes 1. So from that perspective it seems to be a good story. As far as the future growth initiative and plan look like, so from that perspective if you see, so उनका लेड का जो कैपेसिटी था अभी तक वो 1,32,000 मेट्रिक टन था, जो अब उनका इंक्रीज होके दिसंबर 25 में कुछ 2,04,000 हो गया। सो मीन्स कैपेसिटी इज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 50%, and this capacity again they said that they are going to use 70% in the FY26. So from that perspective you see that how, the kind of growth they are targeting it, while they have not given any explicit growth guidance, but from that perspective हम ये देख सकते हैं कि उनका जो ग्रोथ का टारगेट काफ़ी एग्रेसिव है। सेकेंड इज़ कॉपर ऑल्सो, उनकी जो पहले कैपेसिटी थी वो 6,000 थी, जो कि बढ़ के भी 12,000 हो गई है। सो वहाँ पे भी 100% कैपेसिटी की ग्रोथ हो गई है। सो बेसिकली उनके पास डिसेंट कैपेसिटी अवेलेबल है टू ग्रो। सो वो एक और अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कल को एवरीथिंग इज़ फेवरेबल लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, देयर आर टू केबल कंपनी, वन इज़ पॉलीकैब एंड दूसरी KEI इंडस्ट्री। सो पॉलीकैब इज़ ग्रोइंग वॉल्यूम बाय 40%,
30%, जबकि KI इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग बाय 20%. ओनली शेयर रीजन इज जब टाइम था KI इंडस्ट्रीज ने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई. सो जस्ट रिलेटिंग बैक टू दैट, दीज गाइज आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी इन lead by 50% and in copper by 100%. So capacity will be decently available. EBITDA margin we have talked about that it will be 7% approx. So वो भी it's a decent story in terms of EBITDA margin. As far as capex investment is concerned, they said they'll going to invest around 60 crore in this financial year, जिसमें 25 वो ऑलरेडी कर चुके हैं और 35 करोड़ वो करने वाले हैं. सो वो भी एक decent सा thing look like. In terms of raw material or the feedstock availability, most of their if I'll put a number like copper में 100% of the raw material comes from the import. In plastic it comes 60%, lead it comes 70%. So there is a decent amount of availability when it comes to the feedstock. So वो भी कोई challenge नहीं है. As far as this, there are two more vertical. One is aluminium, wherein they said that this is not focus area for them because they said that एल्यूमिनियम की प्राइसिंग जो है वो LME ड्रिवन नहीं है. मतलब LME लंडन मेटल एक्सचेंज में उसका ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है. सो देन प्राइस बिकम्स वेरी वॉलेटाइल एंड हेजिंग कैन नॉट बी डन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट वे परस्पेक्टिव इट डज नॉट रिमेन कोई ग्रोथ एरिया नहीं है उनके लिए. और प्लास्टिक ऑल्सो दे सेड कि अभी जो डिमांड है वो काफ़ी फ्लैटिश है, तो उस परस्पेक्टिव से वो उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं. तो मेन ग्रोथ ड्राइवर जो POCL और पॉन्डी ऑक्साइड लिमिटेड के लिए वो है लेड एंड कॉपर, जहाँ वो बहुत फोकस कर रहे हैं. कुछ एनालिस्ट ने पूछा लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकिल के बारे में, तो उन्होंने बोला कि वो टेक्नोलॉजी काफ़ी जल्दी चेंज हो रही है एंड वो रेगुलेशन का वेट कर रहे हैं. अगर रेगुलेशन फेवरेबल है तो डेफिनेटली वो उस पर भी आ जाएंगे, बिकॉज दैट वो भी काफ़ी बड़ा ग्रोथ एवेन्यू हो सकता है उनके लिए. लास्ट ओवरऑल रेगुलेटरी हेडविंड और टेलविंड वॉट एवर वी कॉल, तो रेगुलेटरी के परस्पेक्टिव से दे सेड कि काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट है और समथिंग कॉल्ड ERP क्रेडिट जो उनकी मिलती है जिसको बेच के भी उन्हें प्रॉफिट होता है, तो उसमें भी दे आर अवेटिंग फाइनल रूल्स एंड एवरीथिंग जो 1 अप्रैल से होना चाहिए. सो ओवरऑल good numbers when it comes to sales, EBITDA, PAT. Company is investing good into the growth initiative. The capacity has increased. There is a regulatory tailwind, which means favorable regulatory requirement. Company का EBITDA margin improve हो रहा है through the initiative and everything. There is no as such big amount there which is going to impact their balance sheet. तो अगर मान लो उन्होंने 60 करोड़ किया भी तो उससे उनकी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट काफ़ी नहीं बढ़ने वाली है. तो 30 के मल्टीपल पे, सो इट शुड सीम टू बी अ डिसेंटली वैल्यूड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट perspective, because recycle any is going to be a big theme in years to come. So overall a good story. While this is just a business analysis, no buy and sell recommendation. Thank you.